गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे संविधान का विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? संविधान का विकास कैसे कैसे होता है, और लास्ट में लगाएंगे लगभग 50 क्वेश्चन एंड आंसर, आपकी बिल्कुल तैयारी क्लियर पक्की करने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से। क्लियर है? जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना। क्लियर हो आपको? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूट से, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, जानते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। तो वो की गई 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, और द्वितीय बैठक वो हुई 11 दिसंबर 1946 में, और स्थायी अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा, और द्वितीय बैठक में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को हुई थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 22 जनवरी 1947 में क्या होता है। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसका स्वरूप अपनाया गया, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। पूरा एक प्रोसेस में याद करेंगे कि इसके बाद क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का जो स्वरूप है वो किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया जी ने, और सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था 1907 में जर्मनी में। और क्या आप यह जानते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कि भारतीय तिरंगे का अनुपात क्या है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, और तिरंगे में कौन कौन से रंग होते हैं, और यह किसका प्रतीक होते हैं? इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये। आगे चलते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया जाता है, और 26 नवंबर को तभी से राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसकी विशेषता क्या कि इसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें। क्लियर है? और आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 के कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में हमारा राष्ट्रीय गान गाया था, जो कि 52 सेकंड का होता है, और इन्होंने ही आमार सोनार बांग्ला यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? वो है वंदे मातरम, और इसको सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया था, और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 26 जनवरी 1950 को फिर क्या होता है। हमारा संविधान हो जाता है लागू, और प्रथम राष्ट्रपति बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी तहत क्या हुआ? राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया, जो कि है अशोक स्तंभ। इसमें 4 जानवर और एक राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अशोक स्तंभ में 4 जानवर वो कौन से हैं। अब संविधान पूर्ण होने में समय लगता है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का, और संविधान में अभी के टाइम पर 22 भाग है, और 8 अनुसूचियां पहले थी, फिर 4 और जोड़कर 12 अनुसूचियां हो जाती है वर्तमान में, और 395 अनुच्छेद पहले थे। अब वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद भारत के संविधान में है, यानी 22 भाग है, 12 अनुसूचियां और लगभग 448 क्या है? अनुच्छेद है भारतीय संविधान में।
और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे विस्तृत लंबा संविधान भारत का है? तो चलिए दोस्तों, बारी आती है क्वेश्चंस लगाने की, पूरे क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, संविधान के विकास से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को वन लाइनर के फॉर्म में एक बार पढ़ लेते हैं। और दोस्तों, आज पूरा निचोड़ हम करने वाले हैं संविधान के विकास का, यानी इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं बचेगा और बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है जो कि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए तो एक एक करके वन लाइनर की फॉर्म में इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। लगभग 50 क्वेश्चंस है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए और वीडियो लास्ट तक देखना। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध में जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? तो दोस्तों, ऐसा हुआ था 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध में। ठीक है, क्या हुआ था, इन्होंने अंग्रेजों ने ये युद्ध किया था और बंगाल शासन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था, क्योंकि 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? तो वो की गई 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो वो थे गवर्नर जनरल और उनकी परिषद में 4 अन्य सदस्य। क्लियर है? एक तो थे गवर्नर जनरल और बाकी 4 थे उनकी परिषद के सदस्य। 5 मेंबर कुल थे। ये अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? किस रूप में करते थे? ये करते थे संयुक्त रूप से। क्लियर है? और कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसके द्वारा क्या हुआ था, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण जो है स्थापित कर लिया गया था। क्लियर हो गया आपको? फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको प्रत्येक कक्षा की पीडीएफ मिला करेगी। ठीक है दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? यानी जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उनका अब एक ही गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो ऐसा हुआ 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। ठीक है, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई? यानी कोलकाता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की गई थी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी के सभी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? ये था व्यापारिक मामलों के लिए। क्लियर है आपको? यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए बनाए गए थे। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? तो ये की गई थी 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न आपके लिए है, कौन से अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो ऐसा हुआ था 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और कौन से अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ये भी 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। यही इसकी जो है विशेषताएं थी, यानी इसमें यही मुख्य फैसले लिए गए थे। एक तो कंपनी के द्वारा अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ाया और दूसरा क्या किया, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये हुआ 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और कौन से अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए? ये भी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही हुआ। तो अभी तो हमने बात की 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की। अब बात करते हैं 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया उसमें क्या क्या हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। ठीक है, ये हुआ 1835 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। और क्या हुआ, इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये
क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप वेरी इंपॉर्टेंट इस पर लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या हुआ इस काल में। तो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ये भी हुआ 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ही। आगे बात करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों ये हुआ 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तब 1853 में क्या हुआ कि अब जो भर्ती होती थी सेना में वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाने लगी। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया? यानी जब शासन था वो भारत का क्या किया, कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ये हुआ था 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था इसमें, भारत का शासन जो है कंपनी के हाथ से लेकर के क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया, यानी अब पूरा रूल करेगा ब्रिटिश क्राउन। क्लियर? फिर उसके बाद क्या होता है, किस अधिनियम के अंतर्गत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया? तो ये भी हुआ 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। क्लियर हुआ आपको? अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा करके पूछा गया है, तो आपका आंसर नहीं बदलेगा, 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। क्लियर हो गया आपको? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? ठीक है, जनरल जो गवर्नर जनरल होता है उनकी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया 1661 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम के तहत। क्लियर हुआ आपको? और क्या होता है इस शासन अधिनियम के तहत? इसमें विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कर दिया जाता है 1861 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत। और क्या होता है, इसी अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। कौन से? 1861 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम के तहत। और क्या मुख्य बातें थी? इसी टाइम पर यानी इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम के तहत ही। ठीक है, आगे बात करते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? क्या पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो ये हुआ 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। क्लियर हुआ? और क्या हुआ 1892 के अधिनियम के तहत? तो इसमें क्या हुआ, राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी 1892 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के तहत दी गई। क्लियर है? कौन से अधिनियम को माननीय मिंटो सुधार भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया है कि किस अधिनियम को माननीय मिंटो सुधार भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 1909 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। क्लियर है दोस्तों आपको? 1909 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम को माननीय मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो वो भी दोस्तों इसी शासन अधिनियम यानी 1909 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया। आगे बढ़ते हैं, और क्या होता है इसी अधिनियम के तहत? तो वो होता है भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त इसी अधिनियम के तहत की गई। ठीक है,
इनकी नियुक्ति भारतीय सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की 1909 ईस्वी में ही की गई। और आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई? तो ये हुआ 1909 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। आगे चलते हैं, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है 1919 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, यानी 2 सदन होने लगे थे इसी अधिनियम के द्वारा। कौन से? 1919 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों। अगला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया? ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया। तो ये है 1919 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा ही। क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष शुरुआत हुई इसकी? तो ये हुई 1919 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम। क्लियर है दोस्तों? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब मिला? 1919 के ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के तहत ही मिला। आगे बात करते हैं, 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो ये थी 321 और इनमें कितने परिशिष्ट थे? तो वे है 10। क्लियर है? अगर आपसे कभी ऐसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद रहेगा। अच्छा, और सबसे जरूरी बात क्या है कि भारत का मिनी संविधान कौन सा अधिनियम कहलाता है? यानी भारत का एक मिनी संविधान है, वो कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो बहुत ही इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है इसी वजह से। आगे देखते हैं, द्वैत शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? कब किया गया? 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश संसद में 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्लियर हुआ? अच्छा, हमने बात की गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्तावित होने की। ठीक है, क्या की? स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित होने की हमने बात की। लेकिन अगर पूछा गया कि क्या पूछा गया कि स्वीकृत कब हुआ? ठीक है, प्रस्तावित तो हो गया 4 जुलाई को, लेकिन 18 जुलाई को उसको स्वीकार किया गया। और इस अधिनियम में कितनी थी? 20 धाराएं थी। क्लियर? स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो वो चलाया था 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के अनुसार। क्लियर है आपको? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब तक भारत का अपनी क्या हुआ संविधान लागू हुआ, तब तक 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के अनुसार ही क्या किया गया? भारत का जो है शासन चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो वो थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, यानी उनका पूर्ण अधिकार उनको वापस करने की योजना को कहते थे माउंटबेटन योजना। और संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो दोस्तों वो थी 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। क्लियर हुआ आपको? ये कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन थे, वे भी हम आगे की वीडियो में जानेंगे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी, जो कि हमने अगली वीडियो में जानेंगे। सभी जितनी भी समितियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण जिससे प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, उन सभी के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं संविधान सभा की, जिसमें पूरी डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अभी आप याद कर लीजिए कि झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए जेबी कृपलानी और प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। क्लियर है आपको?
तो दोस्तों इस टॉपिक से यानी भारतीय संविधान के विकास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को हमने इस स्लाइड में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, यानी इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, और आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज की वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 50 लाइक्स का। अगर आपको अच्छी लगती है तो फटाफट से लाइक कीजिए और ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।